मेरा मालिक बहुत ही जालिम आदमी था। उसने मुझे मना किया था, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा काम करने लगी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस कमरे में बैठे हुए मुझे 2 घंटे गुजर गए थे। मुझे यहाँ आने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि यह तो किसी भी मनुष्य की फितरत होती है कि जिस काम से उसे मना किया जाए वही काम करता है। और मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि तुमने इस कमरे में नहीं जाना, लेकिन अब मुझे समझ आने लगी कि उसने मुझे यहाँ आने से क्यों रोका था। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हलचल की आवाज आई और मेरा मालिक कमरे में आया। फिर मैंने देखा कि उसने वहां पर एक नहीं बल्कि 3 मैं कभी कभी बड़ी खुश होती थी कि मैं इस शहर के एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी का काम करती थी। नौकरानी का काम कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह ठीक कही जाती है। इस मालिक को सिर्फ मुझ पर ही भरोसा था और इस घर में और कोई भी नौकर नहीं रखता था। यूं सारे घर के काम तो मुझे करने पड़ते, लेकिन मैं यहाँ पर मालकिन की तरह हुक्म चलाती और मुझे तनख्वाह भी बहुत ज्यादा मिलता था। उनका ज्यादा काम भी नहीं होता था। घर को कभी कभी साफ कर लेती, रोज कोई एक कमरा साफ करना होता या दूसरा। एक साथ सारे काम नहीं करती थी। घर जल्दी गंदा भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ कोई बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ मालिक ही रहते थे। लेकिन जब वह मुझसे पूछते, मैं कह देती कि सारे घर को साफ कर दिया था, ताकि उनको लगे कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही हूँ। वह भी मुझसे रोज की रिपोर्ट लेता था और रात को मुझे सुबह के काम बता देता था। पर कहते थे कि सारे घर को साफ करना, लेकिन ऊपर वाली मंजिल के पहले कमरे को साफ नहीं करना, बल्कि वहां पर जाना भी नहीं। उसका दरवाजा भी बंद रखना, और कोई अगर वहां जाने की कोशिश करे तो ऐसा न होने देना। मैं हैरान होती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। जिस वक्त से मैं यहाँ काम कर रही थी, जब से मैं थी, वह कमरा बंद ही रहता था। कभी कभी तो घर के बंद कमरों को भी साफ करवा लिया जाता है, लेकिन उस कमरे में तो मालिक किसी को भी जाने नहीं देते थे और मुझे रोज कहते थे कि उस कमरे में नहीं जाना। मुझे पता था कि वहां पर नहीं जाना तो मैं क्यों जाती, पर वह मुझे यह बात रोज रोज कहते थे ताकि मैं गलती से भी वहां जाने के बारे में न सोचूं। इसका मतलब कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर था जो मालिक वहां छुपा रहे थे, और कोई बहुत बड़ी बात थी। अब मुझे उत्सुकता होना बिल्कुल जायज था, क्योंकि मेरे दिल में यह बात आ गई थी कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसको मालिक छुपा रहे हैं। पर यह नहीं पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी, बल्कि गलती नहीं, पाप, क्योंकि उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरी बिरादरी वाली मुझसे पूछती थी कि तूने इतने बड़े आदमी के घर में काम कैसे लिया, और क्या वहां पर और काम नहीं मिलता? तो मैं कह देती थी कि नहीं नहीं, और काम नहीं है। सब लोग मुझसे जलते थी। साहब बड़े अजीब तरह के आदमी थे। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं खूबसूरत भी थी, जवान भी थी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ नहीं देखा था। अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे। पर अगर कभी गलती से भी कोई गड़बड़ हो जाती तो माफ नहीं करते थे। कहते थे कि सब कुछ वक्त पर मिलना चाहिए और सब कुछ ठीक होना चाहिए। मेरी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं थी, खाना बनाने में मुझे इतना ज्यादा अनुभव नहीं था। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती तो मुझे बहुत बातें सुनाते थे। एक दफा तो मेरी तरफ ऐसे आए जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। यह तो होता है, मालिक तो गुस्से में आपको बातें भी सुना देता है और थप्पड़ भी मार सकता है। यह कोई अनहोनी बात तो नहीं है। लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे मालिक के यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए थे। उससे पहले यहाँ कोई और नौकरानी काम करती थी, और सुना था कि एक दिन पागल हो गई और यहाँ से चली गई थी। जाहिर है साहब की वजह से पागल नहीं हुई होगी, उसका अपना मसला होगा। पर वह पागल हो गई थी, इसीलिए उसने काम छोड़ दिया था। फिर मुझे काम पर रख लिया गया था। मैं सिर्फ घर के काम ही नहीं करती थी, कभी कभी सब्जी लेने खुद चली जाती थी। बाकी घर की सारी चीजें तो साहब ऑन ऑर्डर करके मंगवा लेते थे, लेकिन सब्जी जब तक मैं खुद नहीं लेती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, और साहब भी कहते थे कि सब्जी ताजा नहीं होती, इसलिए सब्जी लेने में खुद ही जाया करती थी। आज भी बाजार ही जाना था जब मैंने देखा कि एक लड़की दूर खड़ी है, लेकिन मेरी तरफ देख रही है। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके कपड़े फटे पुराने गंदे थे और मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं कोई चीज खा रही हूँ और उसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। पर मैं तो कुछ नहीं खा रही थी, इसलिए मैं अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद वह किसी और तरफ से आकर खड़ी हो गई और फिर भी मुझे ही देखने लगी और मेरे पीछे पीछे भी आ रही थी। अब मैंने सोच लिया कि इससे पूछती हूँ कि क्या है, कोई बात करना चाहती है क्या। मैंने उसे रोक लिया तो वह डरी डरी सी नजर आने लगी। मैंने कहा कि कौन हो तुम, क्या बात है, क्यों मुझे देख रही हो। जब मुझे ऐसा करते हुए एक आदमी ने देखा तो उसने कहा कि यह तो पागल है, तुम इससे क्या पूछ रही हो। मैंने कहा कि नहीं, यह मुझे कब से देख रही है। उसने कहा कि
तुम नरेंद्र साहब के घर में काम करती हो ना? मैंने कहा, हाँ करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? मैं हैरान हुई कि इसको कैसे पता। उसने कहा, फिर ठीक हो तुम? मैंने कहा, हाँ, मैं बीमार लग रही हूँ क्या? उसने कहा, नरेंद्र साहब ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? कुछ बुरा नहीं किया उसने मेरे साथ। और तुम क्यों ऐसी बातें फैला रही हो? क्या वह लोगों के साथ कुछ बुरा करते हैं जिनका नमक खाया है? उनके साथ तो अच्छे तरीके से पेश आना सीखो। तो कहने लगी, नमक खाने की बात नहीं है, लेकिन कहीं तुम उस कमरे में तो नहीं गई? जब उसने यह बात की तो मैं बहुत हैरान रह गई कि इसको भी उस कमरे के बारे में पता है। मैंने कहा कि कौन सा कमरा? मैंने जानबूझकर उससे पूछने लगी। उसने कहा कि वही कमरा जो दूसरी मंजिल पर है, दूसरी मंजिल का पहला कमरा। उसने तो पूरा पता बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, जब मैं वहां रहती थी तो, और मेरी गलती यह थी कि मैं उसे कमरे में चली गई थी। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैंने कहा, क्या कहना चाहती हो? तो मुझे पूरी बात बताओ। मैं उसे लेकर एक तरफ आ गई तो मुझे उससे डर भी लग रहा था और मैं खुद भी डर रही थी। सो जैसे बातें कर रही थी जैसे वह सब कुछ जानती है और उसने घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है जो उसके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हो सकता है। उसने कहा कि कुछ भी करना पर उस कमरे में नहीं जाना, उस कमरे में बिल्कुल नहीं जाना। मैंने कहा, क्या है उस कमरे में? जब मैंने यह सवाल किया तो उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। ऐसे लगने लगा कि जैसे उसके सामने कुछ हो रहा है और जो सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है। वह डरने लगी, चिल्लाने लगी। मैं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी पर नहीं संभल पा रही थी। मैं उससे बार बार पूछती, क्या है उस कमरे में? क्या है उसे कमरे में? लेकिन वह अब जवाब देने की हालत में नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाजार वाले भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उसे एक आदमी पकड़ के ले गया। उसने कहा, इसको इसकी माँ के घर छोड़ आता हूँ। इसने सबको परेशान कर रखा है। ये अपने घर में भी नहीं रहती, पागल हो गई है। लेकिन घर से भाग जाती है और यहाँ बाजार में आ जाती है। इसकी माँ भी इसके लिए बड़ी परेशान है। शायद वह आदमी उसे जानता था, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले गया। लेकिन वह मुझे पूरी बात नहीं बता पाई और उसे पहले ही दौरा पड़ गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि काश कि वह मुझे पूरी बात बता देती। मुझे पता चल जाता कि आखिर उस कमरे में क्या था, क्योंकि वह कह रही थी कि वह भी उस कमरे में गई थी। यह सब कुछ बहुत अजीब था। अब तक मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे लड़की की आंखें, उसकी बातें, उसकी हरकतें मेरे दिमाग में थी। जब मैं घर आई तो साहब सामने ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि इतनी देर कर दी? मैंने कहा कि जी। वह बाजार में। मैं रुक गई और यह सोचने लगी कि मुझे उन्हें उस लड़की के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बाजार में अखबार पढ़ रहे थे और साथ मुझसे भी बात कर रहे थे? मैंने कहा कि नहीं, वह बाजार में रश बहुत था इसलिए देरी हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, जल्दी जल्दी खाना बना दो। और मैं रसोई में चली गई। काम करते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी। अब वह लड़की मेरे दिमाग में थी और उसकी बातें। इसका मतलब उस कमरे में जरूर कुछ था। साहब मुझसे बहुत ज्यादा खाना बनवाया करते थे, ऐसा खाना कि जैसे वह खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और उनको खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन खाते तो वह थोड़ा सा थे। फिर वह खाना भी न जाने कहाँ चला जाता था। मुझे तो यही लगता था कि चौकीदार को दे देते हैं, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा एक चौकीदार भी था जिसका काम बाहर बैठना होता था। वह बाहर बैठकर घर की देखभाल करता था और अंदर किसने आना है किसने नहीं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इस घर का माहौल कुछ अजीब सा ही था। एक दिन मुझे मेरी बिरादरी वाली कहने लगी कि अच्छा हुआ कि तू ही वहां पर काम करती है, हम में से तो कोई वहां ना जाएगा। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगी कि जो नौकरानी पहले वहां काम करती थी, सुना है वह पागल हो गई है। यह कहानी उन तक भी पहुंच चुकी थी। यह वही लड़की थी जो पहले मुझे कहती थी कि मुझे भी वहां नौकरी दिला दे, क्योंकि तेरा साहब बहुत ज्यादा पैसे देता है। और आप कहती थी कि अच्छा हुआ कि हम वहां काम नहीं करते। उन लोगों ने अब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा था कि एक दिन तू भी वहां से पागल होके निकलेगी, लेकिन अगर मैं मालिक को देखती तो वह कोई बुरा आदमी नहीं है। हाँ, कभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता तो पागल ही हो जाता था, लेकिन इस तरह तो किसी को भी गुस्सा आ सकता था। मैं खुद भी बहुत गुस्से वाली थी। एक दिन साहब का मूड बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उनसे पूछ लेती हूँ कि उस कमरे में क्या है। मुझे लगा था कि मैं यह काम कर लूंगी और बड़ी आसानी से पूछ लूंगी।
लेकिन मुझे क्या पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि आज तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया है मेरे लिए, अच्छी सी चाय बना दे और अपने लिए भी चाय बना ले। मैंने उनके लिए चाय बना दी और चाय पास रखी। तब कहने लगे कि तू भी इधर साइड में बैठ जा, आज मिलकर चाय पी लेते हैं। वैसे तो इस घर की नौकरानी है, लेकिन तेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। मैं अपना पूरा घर तेरे हवाले करके जाता हूँ। 2 साल हो गए हैं तुझे यहाँ। अरे कुत्ते से भी इंसान का दिल लग जाता है, तू तो फिर इंसान है। पता नहीं ये मेरी तारीफ कर रहे थे या बेइज्जती कर रहे थे, पर मैंने अपना चाय का कप पकड़े कोने में बैठ गई। मैंने कहा, आपका घर बहुत बड़ा है साहब, और आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप बिल्कुल अकेले हैं। आप जिंदगी अकेले गुजारते हैं, अजीब नहीं लगता? तब वह कहने लगे कि हमेशा से अकेला नहीं था, एक लड़की थी मेरी जिंदगी में। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी अपने दिल की बातें करने लगेंगे। मैं भी बहुत सोच समझकर बोल रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, इस घर की कोई मालकिन भी थी, कैसी थी वह? तो कहने लगे कि मालकिन तो वह कभी बन ही नहीं सकी। मैं उसे मालकिन ही तो बनाना चाहता था। उसने मेरे साथ दिल लगी की, मुझे धोखा दिया और किसी और के साथ भाग गई। सीमा नाम था उसका। मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसका कहना था कि उसे मुंबई जाना है और मॉडलिंग करनी है। मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे जिंदगी की हर खुशी दूंगा। वह कहती थी कि मॉडलिंग करनी है, पैसे कमाने हैं, छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने हैं। मैं उसे कहता था कि मैं तेरे ख्वाबों को भी पूरा कर दूंगा, तू बस मेरा हाथ थाम ले। पर उसने मेरा हाथ नहीं थामा। औरतें होती हैं ऐसी। साहब के चेहरे पर नफरत आ गई। मैंने कहा कि फिर वह कहाँ गई? साहब ने कहा कि चली गई, जहाँ उसे जाना था मुंबई चली गई। अब सुना है वहाँ पर छोटे छोटे टीवी ऐड करती है और बस अपनी जिंदगी गुजार रही है। अगर मेरे साथ रहती तो इस घर की मालकिन होती। मैंने कहा कि फिर भी आपको याद तो आती होगी? तो कहने लगे कि हाँ, जिंदगी का एक हिस्सा है। तू बता, क्या तुझे ऐसा कोई याद नहीं आता? तेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मैंने कहा कि साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमें गरीबी से ही फुर्सत नहीं। और फिर आजकल तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कोई हेलो हाय बोलकर भी राजी नहीं है, रिश्ता रखना तो दूर की बात है। उसने कहा, यह तो है, इसका मतलब कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन मेरे पास पैसा था, फिर भी वह मेरे पास नहीं रुकी। मैंने कहा कि साहब, आखिर फैसला किस्मत करती है। तो उनको यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा कि तुझे यहाँ कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वह मेरी बिरादरी वाली है ना, वह बहुत अजीब अजीब बातें करती है, कहती है कि अकेला घर है। साहब ने मुझे नजर भर के देखा तो मैं डर गई, क्योंकि अब मुझे यह नहीं पता था कि मैं आगे क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि अकेला घर है तो क्या हुआ? तो उनको बताया कर कि यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा, मैं बताती हूँ, पर वह बहुत अजीब सी है, बात में से बात निकालती है। मेरे साहब ने कहा कि फिर तू उनसे बात ही नहीं किया कर, और हाँ, कल पूरा घर साफ करना सिवाय उस कमरे के, और ऊपर जो स्टोर है उसको भी साफ करना। उसमें जो भी कागज वगैरह मिले वह लेकर मेरे कमरे में रख देना। मैं बाद में देख लूंगा कि कौन से रखने वाले हैं और कौन से फेंकने वाले हैं। मैंने कहा कि जी ठीक है, कर दूंगी मैं। जब मैं उस कमरे के पास से गुजरती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अंदर कोई है। इंसान के पीछे कोई खड़ा हो तो उसे पता चल जाता है, इसी तरह कमरे में कोई हो और वह बाहर से गुजरे तो उसे एहसास हो जाता है कि अंदर कोई है। पर अगर अंदर कोई था तो वह कुछ बोलता क्यों नहीं था, कुछ कहता क्यों नहीं था, बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करता था? ऐसे कैसे साहब किसी को अंदर रख सकते थे? क्योंकि जब वह कहते थे कि उस कमरे में नहीं जाना, तो पहला ख्याल तो मुझे यही आता था कि शायद उस कमरे में किसी को बंद करके रखा है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। पर उस कमरे की चाबी साहब के कमरे में रहती थी, और जब वह कहीं बाहर जाते तो अपनी जेब में डालकर ले जाते थे। मैं कभी कभी उनके कपड़े धोती तो जेब में चाबी पड़ी मिलती थी, मैं उनको वापस दे देती थी। वह चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। खैर, मैं स्टोर में चली गई और स्टोर साफ करने लगी। मुझे वहां से एक डब्बा मिला जिसमें कई सारे कागज थे। साहब ने कहा था कि कागज मेरे कमरे में रख देना, मैं देख लूंगा फेंकने से पहले कि अगर कोई काम का है तो मैं उसे रख लूंगा। मैंने ऐसा ही करना था और मैंने डब्बा उठा के नीचे ही ले जाना था, लेकिन मेरी नजर एक ऐसे कागज पर पड़ी कि मैं हैरान रह गई। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि यह कागज किस चीज का था। यह तो किसी की शादी का सर्टिफिकेट था। इसमें साहब की भी तस्वीर लगी थी और उस लड़की की भी। लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी, दुबली पतली सी थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था क्योंकि यह उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी थी। मैंने जब नाम पढ़ने की कोशिश की तो हैरान रह गई, क्योंकि नाम की जगह लिखा था सीमा।
मेहता साहब तो कह रहे थे कि मैंने उस लड़की को कहा था कि मुझसे शादी कर ले, पर उसने मुझसे शादी नहीं की और वह चली गई। तो फिर यह शादी का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। ये मेरी जिंदगी थी, कोई फिल्म या कोई नाटक नहीं था कि मैं इस धुन में लग जाती कि कौन है क्या है। मुझे खुद अपने बारे में भी तो देखना था, कहीं मेरे साथ ना कोई मसला बन जाता। इसलिए मैंने वह सर्टिफिकेट वहीं पर रख दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ ऐसी चीज लगी जिससे मैं हैरान रह गई। इस डिब्बे में एक तस्वीर थी जिसमें साहब और वह लड़की सीमा एक साथ बैठे थे और आगे एक छोटी सी लड़की भी बैठी थी, यानी कि साहब की बेटी। इसका मतलब ये था कि बात इतनी भी सीधी नहीं थी। यहाँ तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल में था और उसके साथ कुछ बुरा होना था या फिर कुछ बुरा हो चुका था। अब मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं यह सब कुछ यही छोड़ दूं। मैंने वह कागज तो वहीं रख दिए और साहब के कमरे में जब रखने गई तो वो अंदर ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि वहां कोने में रख दो और जब मैं जाने लगी तो मुझे रोक लिया। मैं डर गई क्योंकि अब मेरे दिल में भी चोट था। वो कहने लगे कि एक बात सुन। मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि क्या तुझे पढ़ना आता है? शायद वह समझ गए थे कि कहीं मैंने कागज देखना लिए हो। मैंने कहा कि नहीं साहब जी, हमें कहाँ पढ़ना आता है। अम्मा ने कभी स्कूल ही नहीं भेजा, बस अपना नाम लिखना आता है, वह भी ऐसे ही लिख देती हूँ, बस याद किया हुआ है और कुछ नहीं आता। इस बात पर वह थोड़ा सा हंस दिया और कहा कि चल ठीक है, जा यहाँ से। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। उसके बाद एक दिन मैंने साहब को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे दूसरे आदमी की आवाज तो नहीं आ रही थी, इसलिए ठीक से बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन साहब कह रहे थे कि नहीं, मैं माफ करने वालों में से नहीं हूँ। अगर किसी को पता चलता है तो चल जाए। किसको पता चलेगा? कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुझे मेरे घर के नौकरों पर बहुत भरोसा है। मुझे लगता था कि उसी लड़की के बारे में बात हो रही थी। या तो वह लड़की जिंदा थी और या फिर साहब ने उसे कब से इस दुनिया से भेज दिया था और उस कमरे में उसी के हवाले से कोई सबूत छुपाया हुआ था। पर मुझे जानना बहुत जरूरी था। एक दिन सोचा कि कमरे की सफाई तो साहब करवाते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी तरह कमरे के अंदर छुप जाऊं और जब साहब चले गए तो फिर देख लूंगी कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती कि बस अंदर जाऊं और बाहर आ जाऊं। अगर ऊपर से साहब आ जाते तो बहुत बुरा होता। मुझे साहब के कपड़ों से हमेशा चाबी मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिल रही थी। मैं हैरान हो रही थी कि अब जरूरत है और चाबी मिल नहीं रही है। पर फिर एक दिन मुझे चाबी मिल गई और मैंने उसे चाबी का निशान साबुन पर ले लिया। वह साबुन में चाबी बनाने वाले के पास ले गई और उसने मुझे डुप्लीकेट चाबी बनाकर दी। अब मेरे पास भी उस कमरे की चाबी थी। मैं पता नहीं क्यों यह सब कर रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे नीति मुझसे यह सब करवा रही थी, क्योंकि जो भी था उसे कमरे में बहुत मुसीबत में था। शायद उसकी किस्मत थी कि मेरे दिमाग में यह सारी तरकीब और आइडिया आ रहे थे और मैं बिना सोचे समझे ही सब कुछ कर रही थी। इस काम में कितना खतरा था ये मैं भी जानती थी, लेकिन फिर भी मैं बिना सोचे समझे यह सब करती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि यह सब कुछ मुझसे उस इंसान की किस्मत करवा रही थी। एक दिन मैंने साहब को देखा। वह बैठकर गीता को सुन रहे थे, जिसमें लिखा था कि किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा। इंसान अपने कर्मों का फल इसी दुनिया में काट कर जाता है। मैं सोच रही थी कि ऐसे बैठ के गीता सुन रहे हैं जबकि खुद किसी के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं। अब मुझे पता चल गया था कि घर से खाना कहाँ गायब हो जाता था। जब खाना गायब हो जाता तो मैं सोचती थी कि मैंने तो खाया नहीं। कहीं साहब मुझ पर ही न इल्जाम लगा दे कि मैं ही खाना ले जाती हूँ, या फिर चौकीदार पर इल्जाम लगा दे। अब मैं यह समझ गई थी, वही लेकर जाता है। लेकिन अब मुझे पता चला कि खाना कहाँ जाता है। उसे कमरे की चाबी भी अपने पास इसलिए रखते थे क्योंकि यह बार बार उस कमरे में जाते थे। साहब जी तो ऐसा ही इंसान था। और फिर वह औरत जो यहाँ पर काम करती थी कैसे पागल हो गई थी, किस तरह से उसे डोरे पड़ रहे थे। मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही थी बेचारी, लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी। एक दिन साहब ने कहा कि मैं आज देर से आऊंगा, तुम काम खत्म करके चले जाना। मैंने कहा कि ठीक है। यही दिन था जब मुझे यह सब कुछ करना था, क्योंकि आज साहब को देर से आना था। मैंने काम खत्म कर लिया और मैं घर से निकल गई। मैंने देखा कि चौकीदार सो रहा है। मैंने उसे जगाया और कहा कि सो रहा है काम पर, तो वह कहने लगा कि क्या करूं, नींद आ जाती है, वैसे भी इस घर में आता ही कौन है। मैंने कहा कि अगर काम नहीं है तेरा तो काम छोड़ दे। वह कहने लगा, तू क्यों गरीब के पेट पर लात मारने की बातें कर रही है? मैंने कहा, अच्छा मैं जा रही हूँ, साहब देर से आएंगे, घर का ख्याल रखना।
उसने कहा, हाँ ठीक है। मैं दरवाजे के पीछे छुप गई और देखने लगी। वह 5 मिनट बाद ही फिर से सो गया और मैं घर के अंदर आ गई। मुझे चौकीदार को यह दिखाने की जरूरत थी कि मैं घर से चली गई हूँ, ताकि कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वह कहता, यह तो चली गई थी। मैं सीधी अंदर चली गई और दूसरी मंजिल पर चली गई। अब मेरे हाथ में चाबी थी, मुझे दरवाजा खोलना था। मैं घबराई हुई थी, पर मैंने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अंदर गई तो अंदर का माहौल देख के हैरान रह गई। पहली बात तो यह थी कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यहाँ पर एक छोटा सा लॉन्ज भी था और 2 कमरे भी थे। मैं एक कमरे के अंदर चली गई। इधर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यहाँ की सफाई सालों से नहीं हुई थी और मैं सोच रही थी कि यहाँ कोई रहता था। मैंने कहा, सीमा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, कहाँ हो तुम? पर थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई और रात को साहब वहां पर आए। अब साहब मेरी आंखों के सामने थे, मैं उन्हें देख सकती थी, पर साहब मुझे नहीं देख सकते थे। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मुझे रस्सियों के साथ बांधा गया था। साहब अंदर आए और कहने लगे, खाना खा लो सीमा। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना, चले जाओ यहां से। मैं चलना चाहती थी, साहब को बताना चाहती थी कि मैं अंदर हूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। साहब ने उसे खाना खिलाया और उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, पर वह बाद में भी बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसने साहब को भी मारा। साहब उसे खाना खिलाकर बर्तन उठाकर वहां से चले गए और अब मैं यहां पर कैद थी। मुझे सीमा ने यहां पर बंधक बना लिया था। शायद वह वाकई मानसिक रोगी थी और मैं उसकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन जरूर कहानी कुछ और थी। मुझे उसकी कहानी का पता नहीं चला, लेकिन अब मेरी जान खतरे में थी और मेरी आखिरी उम्मीद साहब पर थी। वही मेरी मदद करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि मैं उनके घर काम करने के लिए आती थी। अगले दिन मैं काम पर नहीं आती तो वह जरूर मेरे बारे में पूछते, पर अगर चौकीदार से पूछते कि मैं कब गई थी तो वह तो यह कहता कि मैं यहां से चली गई थी। मैंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी उत्सुकता मुझे यहां तक ले आई थी और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि सीमा ने तो खाना खा लिया, पर मैंने न खाना खाया न पानी पिया था। दूसरा दिन आ गया, मेरी हालत खराब होने लगी। साहब आए और फिर से उसे खाना खिला रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं गई। मैं पांव दीवार पर मारकर आवाज निकालने लगी। मेरे बाजू में इस तरह बहुत दर्द हो रहा था, पर साहब को मेरे बारे में पता चल गया। उन्होंने जब मुझे देखा तो वह हैरान रह गए। मुझे याद है क्या, मुझे साहब की शक्ल नजर आई थी और वो रस्सी खोल रहे थे। जब आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने कहा था कि कमजोरी हो गई है, इसलिए मुझे ड्रिप लगाई हुई थी। अब आप उन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। तो वह मुझे घर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ बोल नहीं रहे थे। सिर्फ एक दफा पूछा था कि मैं ठीक हूं, तो मैंने शर्मिंदा सा मुंह बनाकर कहा था, हाँ ठीक हूं। जब घर आए तो उसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया और कहा, पानी ज्यादा पिया करो, तुम्हें पानी की कमी हो गई है। मैंने कहा, साहब। तो कहने लगे, चुप रहो, कोई बात नहीं। मैंने कहा, नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लोगों ने बहुत बातें सुनाई थीं। जो औरत पहले यहां काम करती थी वह भी मुझे मिली थी। मैंने साहब को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा, उसको मैंने सीमा के काम के लिए रखा था और सीमा ने उसे भी पागल कर दिया था। वह बार बार उसको मारती थी और अजीब हरकतें करती थी, इसीलिए शायद वो पागल हो गई थी। सीमा ने उसे धक्का भी दिया था, लेकिन वह बच गई थी। बस उसके बाद से ही इसकी हालत ऐसी हो गई तो उसे काम से निकालना पड़ा। मैंने कहा, कौन है यह सीमा? तो कहने लगे, वह मेरी पत्नी है। ये सुन के मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, हाँ, हम दोनों की शादी हुई और हमारी एक बेटी भी थी, लेकिन सीमा को अचानक से दिमाग की बीमारी हो गई और वह हम सब के लिए खतरा बन गई। वह अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसका ख्याल रखने के लिए नौकरानी रखी थी। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखता था, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी आदमी हूं और मुझे काम भी करना होते थे, इसलिए मेरे लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने उस डॉक्टर के पास भी ले जाता था। डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिलाता था। वह कहता था कि उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, आप उन्हें पागल खाने में जमा करवाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसे पागल खाने में कैसे जमा करवा सकता था? मेरी बेटी कभी कभी उसके पास जाने की जिद करती थी, लेकिन मैं उसे बड़ी मुश्किल से रोकता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि हमारी बेटी को ही कुछ न कर दे।
और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी उसके कमरे में चली गई। उस वक्त मैं सीमा को बांध कर नहीं रखता था, लेकिन ना जाने उसने कुछ किया कि नहीं, पर मेरी बेटी का पांव फिसल गया, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिर गई और इस दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे सीमा ही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह खुद एक बात किस्मत औरत है जो अपने ही संतान के लिए एक खतरा बन गई, और शायद उसने हमारी बेटी के साथ। साहब इतना बोलकर रोने लगे। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं भी रोने लगी, क्योंकि मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी थी। वह बहुत ज्यादा प्यारी थी। वह साहब की बेटी थी और साहब को उससे बहुत मोहब्बत थी। साहब ने कहा कि इस सब के बाद मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई और मैं मजबूर हो गया। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। मैंने उसे दवाई वगैरह दी, खाना भी खिलाया। फिर बाकी घर नहीं संभाला जाता, घर बहुत गंदा रहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो साहब, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बस मेरे दिल में एक सवाल था कि आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है। तो कहने लगे, सबको यही लगता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया है, लेकिन असल में वह एक दिमाग की बीमारी में घिरी हुई है और मानसिक रोगी है। उसका दर्द कम हो रहा है और ना ही। साहब ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मैं तो उस कमरे में उसे बचाने के लिए गई थी। मुझे लगा था कि मैं उसकी मदद करूंगी, वह किसी मुसीबत में होगी और फिर उसे वहां से निकाल लूंगी। मैंने जब उससे पूछा कि तुम सीमा हो, तुमको यहां पर किसने बंद किया, तो उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो उसने मुझे रस्सी के साथ बांधा हुआ था। यह सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, मैं सारी जिंदगी भूलने वाली नहीं थी। मैंने साहब को बुरा समझा था, लेकिन इस कहानी में साहब बुरे नहीं थे, सीमा ही विलन थी। मैंने साहब से कहा कि फिर भी मैंने बहुत बुरा किया। अगर आप चाहते हो तो मुझे नौकरी से निकाल दो, क्योंकि अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने उस कमरे की चाबी भी आपसे छुपके बनवाई थी और वह कागज भी देख लिए थे। मैंने तो पूरा प्लान बनाया था। उन्होंने कहा कि इस बात से साबित होता है कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें मैं इस घर में रखना चाहता हूं, ताकि कल को अगर कोई इस तरह का मामला हो तो तुम उसको हल कर सको। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि साहब अभी भी मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं। मैंने रोना शुरू कर दिया। साहब ने कहा कि तुम यहीं पर काम करो, और अब इस बात को भी 2 महीने हो गए हैं। मैं सीमा का ख्याल रखती हूँ कि अब साहब उसको कमरे में बंद करके नहीं रखते। अब भी बहुत ख्याल करना पड़ता है। कभी कभी उसे डोरा पड़ जाता है, लेकिन अब उसे नीचे ही रखते हैं, सबके सामने, ताकि पता चलता रहे कि वह क्या करती है। जब उसे दवाई दी होती है तो वह शांत हो जाती है। हम लोग उसको खाना भी खिलाते हैं। साहब बहुत खुश रहते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे किए गए काम की वजह से मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। इस बात का शुक्र है कि तुम पुलिस के पास नहीं चली गई। पुलिस आ भी जाती तो होता कुछ नहीं, लेकिन बात बाहर निकल जाती है। कभी कभी साहब को देखती हूं तो हैरान रह जाती हूं कि कैसे वह अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी पागल हो चुकी है। वह कहते हैं कि मैं ऐसे पागल खाने में जमा नहीं कराऊंगा। दवाइयां कभी असर करती हैं, कभी नहीं करती। कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग बताएं कि क्या आप लोग भी यही समझते थे कि सारे काम में साहब की ही गलती है? क्योंकि देखने में ऐसा ही लगता था। लेकिन इंसान को अच्छी तरह से सोचकर देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों द्वारा देखा हुआ भी झूठा होता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि साहब ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कमरे में हमेशा के लिए ही खत्म हो जाती, क्योंकि दूसरे दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने साहब के साथ काम करके और उनकी पत्नी की सेवा करके बहुत खुशी महसूस की। अब मेरे लिए यह सिर्फ काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा काम है जो मैं दिल से करना चाहती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।